हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। लास्ट के हमने जो वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था फाइकोमाइसीट्स के बारे में, राइट। आई होप कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने उसको एंजॉय किया होगा, कुछ समझ भी आपको आया होगा। बढ़िया। अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट जो ग्रुप है फंजाई के अंदर, वो है एस्कोमाइसीट्स। क्या है? एस्कोमाइसीट्स। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी शुरू करते हैं इसको। देखिए, एस्कोमाइसीट्स जो होते हैं उनको सैक फंजाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको सैक फंजाई भी कहा जाता है। इनके नाम बड़े कॉमन है ना, नाम बड़े कॉमनली पूछ लिए जाते हैं ना। तो जैसे हमारी जो फाइकोमाइसीट्स थी, तो फाइकोमाइसीट्स को हमने दूसरा नाम क्या दिया था? फाइकोमाइसीट्स को दूसरा नाम दिया था हमने लोकल या फिर एल्गल एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद एस्कोमाइसीट्स को हमने नाम दिया है सैक फंजाई। क्या नाम दिया है? सैक फंजाई। अच्छा, अगर मैं इसके हैबिटेट की बात करूं, किसकी बात करूं? इसके हैबिटेट की बात करूं कि कौन कौन से हैबिटेट के अंदर ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसका जो नेचर होता है ना, इसका जो नेचर होता है वो नेचर होता है सेप्रोफाइटिक। देखो, कोई फंगस ऐसी होती है जो सेप्रोफाइटिक ना हो। सेप्रोफाइटिक तो फंगस मिल ही जाएगी आपको। सेप्रोफाइटिक नेचर तो हर एक कैटेगरी के अंदर देखने को मिल ही जाएगा। सेप्रोफाइटिक के साथ साथ जो हमारी एस्कोमाइसीट्स होती हैं, ये जो होती हैं, ये डिकम्पोजर भी होती हैं, डिकम्पोजर भी होती हैं, डिकम्पोजर। और इनमें से कुछ मेंबर पैरासिटिक भी होते हैं। यस, पैरासिटिक भी होते हैं। और इनके ही कुछ मेंबर जो होते हैं वो सिम्बायोटिक भी होते हैं। हमने लाइकेंस के अंदर पढ़ा था सिम्बायोटिक होते हैं। और कुछ मेंबर जो होते हैं एस्कोमाइसीट्स के, वो कोप्रोफिलस होते हैं। क्या होते हैं? कोप्रोफिलस। याद रखना, कोप्रोफिलस का मतलब क्या होता है? कोप्रोफिलस का मतलब होता है जो काउ डंग यानी कि गोबर के ऊपर ग्रो करती है, काउ डंग के ऊपर, है ना। फीड ओवर ओवर काउ डंग, जो काउ डंग के ऊपर फीड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस। तो एस्कोमाइसीट्स को सैक फंजाई बोलते हैं। और वो सेप्रोफाइटिक हो सकती है, डिकम्पोजर हो सकती है, पैरासिटिक हो सकती है, सिम्बायोटिक हो सकती है, जैसे लाइकेंस के अंदर देखा था। और कोप्रोफिलस भी इनके कुछ मेंबर होते हैं। कोप्रोफिलस भी इनके कुछ मेंबर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है? अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो, इसके अंदर ना हाइफे होते हैं। क्या होते हैं इसके पास? हाइफे होते हैं। हाइफे होते हैं, लेकिन उन हाइफे जो होते हैं, उन हाइफे के पास सेप्टा होते हैं। यस, सेप्टा प्रेजेंट हैं। सेप्टा क्या है? प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर सेप्टा प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन होगी? यूनिन्यूक्लिएट। तो आप देख सकते हैं कि ये सेप्टेट है। सेप्टेट है। क्यों सेप्टेट है? क्योंकि इसके पास सेप्टा है, राइट। सेप्टा होने की वजह से ये यूनिन्यूक्लिएट में आएगी। किस में आएगी? यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है। इसके अलावा क्योंकि इसके पास सेप्टा है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये मल्टी सेल्यूलर है। क्या है? मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है। इसी के साथ साथ ये जो सेप्टा होते हैं ना, इन सेप्टा में छोटे छोटे पोर होते हैं। इन पोर्स की वजह से इसका साइटोप्लाज्म इस सेल में जा सकता है और इस सेल का साइटोप्लाज्म इसमें आ सकता है। यानी कि एडजॉइनिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस कम्युनिकेशन को करवाने के लिए, इन कनेक्टिविटी को बनाने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे जो सेप्टा होता है वो क्या होता है? having pore in septa, having pore in septa। सेप्टा के अंदर पोर होते हैं, सेप्टा के अंदर पोर होते हैं। गॉट इट? ओके। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका? एस्कोमाइसीट्स का। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ब्रांचिंग भी, ये ब्रांच है। ये क्या है? ब्रांच। तो आपको यहाँ पे ब्रांचिंग भी देखने को मिल जाएगी। सेप्टेट हाइफे है, ब्रांच्ड हाइफे है, यूनिन्यूक्लिएट है, मल्टी सेलुलर है, और इसके साथ साथ सेप्टा के अंदर छोटा सा पोर होता है ताकि एडजॉइनिंग सेल आपस में कम्युनिकेशन कर सके। राइट, गॉट इट? गॉट इट? अब क्योंकि सेप्टा है तो क्या मैं इसको सिनोसिटिक बोलूंगा? नहीं, मैं इसको सिनोसिटिक नहीं बोलूंगा। तो ये क्या है? एसिनोसिटिक। क्या है? एसिनोसिटिक नेचर का है। एसिनोसिटिक इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एस्कोमाइसीट्स को सैक फंजाई बोलते हैं। स्ट्रक्चर हमने अभी देख लिया और हैबिटेट हमने देखा कि इसमें क्या है? सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, कोप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग, ये सब हैबिटेट में आते हैं। सो दिस इज द बेसिक अबाउट एस्कोमाइसीट्स। दिस इज द बेसिक अबाउट एस्कोमाइसीट्स।
गॉट इट। चलिए आगे चल के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए अगर मैं एस्कोमाइसीड्स के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहां पे तीनों प्रकार की रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाती है। तीनों प्रकार की मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरी है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरी है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है ये या तो फ्रेगमेंटेशन से होती है, राइट। अच्छा, या फिर ये कैसे होती है, फिजन से होती है और ये बडिंग से होती है। और आपको याद रखना है कि एस्कोमाइसीड्स के अंदर तीनों के तीनों प्रकार की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाती है। फ्रेगमेंटेशन भी इनके अंदर होता है, फिजन भी होता है, बडिंग भी होता है। अगर फिजन और बडिंग का एग्जांपल कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं ईस्ट, जो ईस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, उसके अंदर फिजन और बडिंग दोनों देखने को मिल जाते हैं, राइट। ओके, आगे बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसीड्स के अंदर जो होता है वो होता है कोनिडिया की मदद से। किसकी हेल्प से होता है? कोनिडिया की हेल्प से होता है। कोनिडिया क्या होते हैं हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे एक बार वापस डिस्कस करेंगे। भाई ये हमारे पास ना एक क्या है, हाइफे है, हाइफे। इस हाइफे की आगे ब्रांचिंग हो जाती है, इस हाइफे की आगे क्या हो जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है। जब ये हाइफे ऐसे आगे चल के ब्रांच हो जाते हैं, जब ये हाइफे आगे चल के ऐसे ब्रांच हो जाते हैं, ऐसे ब्रांच हो जाते हैं, राइट। तो इन हाइफे के ऊपर लगते हैं थिन वोल्ड एक्सोजीनस माइटोस्पोर्स, जो माइटोसिस से बने। थिन वोल्ड एक्सोजीनस नॉन मोटाइल माइटोस्पोर्स, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये क्या है, थिन वोल्ड है, थिन वोल्ड है। इसके साथ साथ माइटोसिस से बने हैं तो माइटोस्पोर है, माइटोस्पोर है। किसी कवरिंग के अंदर कवर नहीं है, ये ओपन है ना, ओपनली प्रेजेंट है, कोई कवरिंग नहीं है इनके ऊपर, तो ये एक्सोजीनस है। क्या है ये? एक्सोजीनस स्पोर हैं। और इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं है, कोई सीलिया नहीं है, इनके पास मूवमेंट खुद कर ही नहीं सकते, हवा इनको उड़ा के ले जाएगी, ये अपने आप उड़ के अपने आप चल के नहीं जा सकते। ये नॉन मोटाइल है। कैसे है ये? नॉन मोटाइल है, राइट। ठीक है। अब ये जो सारी फीचर्स हैं ये किसकी फीचर्स हैं? कोनिडिया की। किसकी फीचर्स हैं? कोनिडिया की। ऐसे हाइफे जिनके ऊपर ये कोनिडिया लगते हैं ना, कोनिडिया लगते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं इनको? कोनिडियोफोर। ये हाइफे को बोला जाता है। कोनिडियोफोर क्या है? ये हाइफे, जिन हाइफे के ऊपर ये कोनिडिया लगे हुए हैं, जिन हाइफे के ऊपर ये कोनिडिया लगे हुए हैं वो क्या है? कोनिडियोफोर। ठीक है। तो ये कोनिडिया जो होते हैं, ये कोनिडिया जहां भी जाके जर्मिनेट करेंगे वहां पे एक नया हाइफे, नया माइसेलियम जो है बन जाएगा, किसका? एस्कोमाइसीड्स का। गॉट इट। ठीक है। तो दिस इज अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसीड्स। आगे चल के बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम अलग से डिस्कस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है? देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसीड्स, देखो भाई, पहली बात तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर की मदद से होता है। और एस्कोमाइसीड्स के अंदर कौन से सेक्सुअल स्पोर बनते हैं? एस्कोमाइसीड्स के अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर। कौन से बनते हैं? एस्कोस्पोर बनते हैं। अब एस्कोस्पोर जो बनते हैं वो म्योसिस की हेल्प से बनते हैं। किसकी हेल्प से बनते हैं? म्योसिस के हेल्प के द्वारा बनते हैं। ये इसीलिए इनको मियोस्पोर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मियोस्पोर। देखो मियोस्पोर बोलना, मियोसाइट मत बोल देना, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो मियोस्पोर इसको बोलते हैं। ठीक है। और मियोस्पोर के साथ साथ जो होता है ये हैप्लॉइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं ये? हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। म्योसिस से बने तो हैप्लॉइड ही बनेगा ना। ठीक है। आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे चल के हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे कि म्योसिस से बनने वाले जो सेल होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आप बोल सकते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं।
इनके पास सिलिया और फ्लैजेला नहीं होते तो ये अपने आप मूव नहीं कर सकते। गॉट इट। अच्छा, इसके अलावा ये ना एक कवरिंग के अंदर बनते हैं, ये एक कवरिंग के अंदर बनते हैं, ये कवरिंग के अंदर बनते हैं, ठीक है, 8 के ग्रुप्स में बनते हैं। तो ये जो जब अंदर बनते हैं किसी कवरिंग के, तो इनको हम एक्सोजीनस नहीं कहेंगे, इनको बोलेंगे एंडोजीनस स्पोर। क्या बोलेंगे? एंडोजीनस स्पोर। कैसे स्पोर है ये? एंडोजीनस स्पोर है, ठीक है। तो एस्कोस्पोर क्या है? एस्कोस्पोर क्या है? सेक्सुअल स्पोर ऑफ एस्कोमाइसीड्स। ये म्योसिस से बनता है तो म्योस्पोर, हैप्लॉइड होता है, नॉन मोटाइल होता है और एक कवरिंग के अंदर बनता है, यानी कि एस्कस बनता है, एक एस्कस। एस्कस जो होता है ना, वो एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, थैली जैसा। और थैली जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, थैली जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है सैक, ठीक है। तो एस्कस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसीलिए एस्कोमाइसिड्स को सैक फंजाई भी कहा गया था, राइट, ओके। तो क्योंकि ये एस्कस के अंदर बनते हैं तो ये हो गए एंडोजीनस स्पोर। गॉट इट। अब बनते कैसे हैं, काम कैसे होता है, चलिए बात करते हैं इसकी। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास दो हाइफे हैं। क्या है हमारे पास? दो हाइफे। बड़ा आसान सा टॉपिक है। एक है मेल हाइफे, एक है मेल हाइफे, ये बन गया हमारा मेल हाइफे, राइट। अच्छा, एक है हमारे पास फीमेल हाइफे, एक है हमारे पास फीमेल हाइफे। ये फीमेल हाइफे मैं लिख देता हूं यहां पे, ये मेल हाइफे है, मेल हाइफे, ये फीमेल हाइफे, ये फीमेल हाइफे। मेल हाइफे के पास मेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल हाइफे के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स को बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एस्कोगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम, लिख देता हूं मैं यहां पे एस्कोगोनियम, एस्कोगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो है, ये जो है, ये क्या है? एंथेरिडियम, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम। अच्छा, एंथेरिडियम क्या है? ये मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, एंथेरिडियम। गॉट इट। सो दिस इज द बेसिक। अच्छा, इनके बीच में क्या होगी? इनके बीच में प्लाज्मोगेमी होगी। इनके बीच में क्या होगी? प्लाज्मोगेमी। जब इनके बीच में प्लाज्मोगेमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों हाइफे आपस में मिल जाएंगे। आपस में मिलने के बाद सारे के सारे जो सेल थे इस हाइफे के, वो क्या रहेंगे? वो रहेंगे आपके हैप्लॉइड। क्या रहेंगे? वो सारे आपके हैप्लॉइड। केवल ये जो ऑर्गन्स आपस में मीट करेंगे प्लाज्मोगेमी से, तो ये क्या हो जाएगा? डाइकैरियोटिक। क्या हो जाएगा? ये डाइकैरियोटिक बन जाएगा, डाइकैरियोटिक बन जाएगा, जिसको n+n बोलेंगे। क्या बोलेंगे? n+n। ये भी n है और ये भी n है, तो ये बनेगा n+n। अब इस डाइकैरियोटिक हाइफे में माइटोसिस होगा। क्या होगा इसके अंदर? माइटोसिस होगा। इस माइटोसिस से, इस डाइकैरियोटिक सेल से, डाइकैरियोटिक क्या बना? सेल बना। पूरा हाइफे तो डाइकैरियोटिक नहीं है, एक सेल डाइकैरियोटिक है, ओके। तो डाइकैरियोटिक सेल जो है ये माइटोसिस करेगा और इससे ना डाइकैरियोटिक हाइफे बनेंगे। क्या बनेंगे इससे? डाइकैरियोटिक। देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारे नॉर्मल सेल हैं, ये हमारे नॉर्मल सेल हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये इनके ऊपर ना हाइफे बनेंगे कुछ इस तरीके से। इनके ऊपर कुछ ऐसे हाइफे बनेंगे, हाइफे। ये जो हाइफे बनेंगे, ये हाइफे कैसे बनेंगे? ये हाइफे बनेंगे डाइकैरियोटिक हाइफे। कैसे हाइफे बनेंगे? डाइकैरियोटिक हाइफे बनेंगे, डाइकैरियोटिक हाइफे बनेंगे, ठीक है, डाइकैरियोटिक हाइफे। अब ये डाइकैरियोटिक हाइफे की जो टिप होती है ना, टिप, ठीक है, इस टिप के ऊपर एक स्वोलन स्ट्रक्चर बनेगी। क्या बनेगी? स्वोलन स्ट्रक्चर बनेगी। उस स्वोलन स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्कस। क्या बोलते हैं उसको? एस्कस बोलते हैं, एस्कस। गॉट इट। अब इस एस्कस के अंदर मैं वापस इसको इरेज कर रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार। इस एस्कस के अंदर, इस एस्कस के अंदर क्या होगा? इस एस्कस के अंदर कैरियोगेमी होगी। इस एस्कस के अंदर क्या होगी? कैरियोगेमी। जब इस एस्कस के अंदर कैरियोगेमी होगी, जब इस एस्कस के अंदर कैरियोगेमी, मैं एक सिंगल हाइफे को ले लेता हूं यहां पे। ये हमारे पास एस्कस,
ये फ्रूटिंग बॉडी है ना, ये देखो ये पूरा जो बना ना, पूरा जो बना ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको एस्कोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस्कोकार्प बोलते हैं, राइट। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसीड्स। तो अब ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास एस्कस वाला हाइफे है, एस्कोकार्प का हाइफे है, इसके अंदर एक स्वोलन बॉडी बनी है ये वाली। अब इसके अंदर ना, अब इस एस्कस के अंदर क्या होगा, इस एस्कस के अंदर केरियोगेमी होगी। क्या होगी इसके अंदर? केरियोगेमी होगी। और जब केरियोगेमी होगी तो इसके अंदर ना दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में मिल जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। फिर इस जाइगोट के अंदर क्या होगी? म्योसिस होगी। क्या होगी? म्योसिस होगी। और म्योसिस के बाद यहाँ पे इस एस्कस के अंदर ना 4 सेल बनेंगे, 4 स्पोर बनेंगे। ठीक है, ये चारों स्पोर कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड, क्योंकि जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड। म्योसिस के बाद क्या बनेंगे? 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर। इन्हीं स्पोर को बोलते हैं एस्कोस्पोर। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां पे पूरा बना देते हैं इसको। ठीक है, अब इनके अंदर माइटोसिस होगी, ये जो स्पोर इनके अंदर माइटोसिस होगी। और माइटोसिस के बाद इस एस्कस के अंदर बन जाएंगे 8 एस्कोस्पोर। क्या बन जाएंगे? 8 एस्कोस्पोर। अब ये 8 एस्कोस्पोर बनने के बाद अब ये रेडी है। जैसे ही ये एस्कस रप्चर होगा तो स्पोर बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद ये नया हाइफे, नया माइसीलियम, नया फंगस बना। गॉट इट? सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसीड्स। के एस्कोमाइसीड्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? दिस इज द मेथड। गॉट इट? आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप इस वीडियो को वापस देखिए, वापस देखिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट सेक्शन में क्वेरी कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, चलिए इसके साथ साथ मैं आपको 2-4 इंपॉर्टेंट बातें बता दूं और इससे कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर। एक तो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, उसमें 2 बातें और याद रखनी है कि जो सेल वॉल होती है वो काइटन से बनी होती है। सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? सेल वॉल जो होती है वो काइटन से बनी होती है, काइटन से बनी होती है। ठीक है, और मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होती हैं ये एस्कोमाइसीड्स। ओके, सम यानी कि मैं बात कर रहा हूं यीस्ट की, यीस्ट को छोड़ दो, यीस्ट यूनिसेलुलर होती है। यीस्ट क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है। गॉट इट? ओके, ये स्ट्रक्चर में पॉइंट ऐड कर लेना, स्ट्रक्चर के अंदर ये भी मेंशन करना है आपको, राइट। चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। पहला एग्जांपल हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला एग्जांपल, चलिए क्लेविसेप्स से कुछ शुरू करते हैं। क्लेविसेप्स ना एक देखो फंजाई का एक ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं एर्गट। क्या बोलते हैं उसको? हम एर्गट बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली ये ना डिजीजेस कोज करते हैं। देखो ऐसा नहीं कि केवल डिसीज कोज करती है, ये जो क्लेविसेप्स है, एर्गट जो ग्रुप है फंजाई का, ये कुछ मेडिसिनल कंपाउंड अल्कलॉइड्स भी देता है, राइट। ओके, चलिए बात कर लेते हैं कि जो क्लेविसेप्स है वो एर्गट ग्रुप में आता है, और ये क्या करते हैं? ये डिसीज कोज करते हैं, एर्गट ऑफ राई, ये डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें इनसे कुछ हेलुसिनोजेनिक कंपाउंड भी मिलते हैं, हेलुसिनोजेनिक, जैसे कि LSD। LSD की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलअमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलअमाइड। हेलुसिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? हेलुसिनोजेनिक का मतलब ये होता है, मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं एक मूवी देख रहा हूँ। मान लो कि आप एक रूम में बैठे हैं और आप एक मूवी देख रहे हो जिसके अंदर मान लो कि जम्मू एंड कश्मीर का कोई सीन दिखाया जा रहा है, बहुत सुंदर सा एरिया है, माउंटेन्स हैं और बर्फ है वहां पे, आप बढ़िया एंजॉय कर रहे हो, और आपको हेलुसिनोजेनिक ड्रग दे दी है ना, तो आप अपने रूम में बैठे बैठे वहां पहुंच जाओगे और आपको कोई बुलाएगा तो आप वहीं पे घूमते रहोगे, है ना। यानी कि एक नई दुनिया में चले जाना, इसको बोलते हैं हेलुसिनोजेनिक, राइट। तो क्लेविसेप्स, गॉट इट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम मोरल्स की बात कर सकते हैं। मोरल्स जो मोरल्स होते हैं ये एडिबल, ये क्या होते हैं? ये एडिबल स्पॉन्ज मशरूम भी इनको बोलते हैं, एडिबल या स्पॉन्ज मशरूम भी बोलते हैं। ठीक है, ये एडिबल, इनका क्या होता है? एडिबल एस्कोकार्प। इसका जो एस्कोकार्प होता है वो एडिबल होता है, और दिखने में कैसा होता है? ये स्पॉन्ज लाइक
कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, स्पॉन्ज लाइक कोनिकल स्ट्रक्चर होता है मोरल्स के अंदर, और ये एडिबल एस्कोकार्प होता है। गॉट इट? अच्छा, ट्रोफल्स की बात कर लो। ट्रोफल्स, जो ट्रोफल्स होते हैं वो भी एडिबल होते हैं, वो भी एडिबल होते हैं। कैसे? इनके पास जो एस्कोकार्प होता है वो भी एडिबल होता है, और वो दिखने में कैसा होता है? वो ना ट्यूबर लाइक, ट्यूबर लाइक एस्को कार्प होता है। ट्यूबर लाइक एस्को कार्प होता है ट्रफल्स का। किसका? ट्रफल्स का। आगे हम बात करते हैं पेनिसिलिन की बात कर लेते हैं ना। पेनिसिलिन के अंदर हम अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनको हम यूज करते हैं वेरियस वेज में। क्या क्या उनका फायदा है हमें? देखो, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम के अंदर जो नोटेटम पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम जो होती है, नोटेटम जो होती है, फर्स्ट टाइम जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी, फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी, क्या नाम था उसका? पेनिसिलिन। क्या नाम था उसका? पेनिसिलिन। तो ये कहां से डिस्कवर हुई थी? पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम से। लेकिन यहां से जो हमें पेनिसिलिन मिलती थी उसकी मात्रा, उसके अमाउंट, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती थी। तो क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमने पेनिसिलियम क्राइसोजीनम को यूज किया। क्राइसोजीनम, क्राइसोजीनम, क्राइसोजीनम को हमने यूज किया। ठीक है, इससे हम पेनिसिलिन ऑब्टेन करते थे। पेनिसिलिन इन लार्ज अमाउंट, पेनिसिलिन इन लार्ज अमाउंट में हम ऑब्टेन करते थे। राइट, ओके। इसके अलावा पेनिसिलियम रॉकी 40 का नाम सुना होगा आपने, रॉकी 40। इसको हम यूज करते हैं राइपनिंग ऑफ चीज के लिए। किसके अंदर यूज करते हैं? राइपनिंग ऑफ चीज में हम इसको यूज करते हैं। राइपनिंग ऑफ चीज के अंदर हम इसको यूज करते हैं। गॉट इट? आगे बात कर लेते हैं न्यूरोस्पोरा की। न्यूरोस्पोरा एस्परजिलस, इसकी बात भी करेंगे, इसकी बात भी करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके जो नोट्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बोर्ड पे, आप सेम टू सेम अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। ठीक है, ये जो नोट्स है ना, इसको पढ़ने के बाद आपको किसी मॉड्यूल में जाने की जरूरत नहीं है, खाली एनसीईआरटी की रीडिंग ले लेना। एनसीईआरटी की रीडिंग इसलिए लेनी है ताकि आपको उसकी लैंग्वेज जो है आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाओ। राइट, क्योंकि मान के चलो कि नीट के अंदर मान लो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन नीट के कहां से आ रहे हैं? एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज, यानी कि एनसीईआरटी के अंदर जिस लेवल की इंग्लिश लिखी हुई है वो इंग्लिश लेवल की इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए। बात ये है। तो एनसीईआरटी को पढ़ना है। इस नोट्स को जहां पे मैं लिखवा रहा हूं, ये सारा आप नोटबुक में एज इट इज नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया क्वालिटी के नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट हम बात करने वाले थे एस्परजिलस की। किसकी बात करने वाले थे? एस्परजिलस। देखिए, एस्परजिलस जो होता है, एस्परजिलस जो होता है, इससे हमें एंजाइम मिलते हैं, इससे हमें एंजाइम्स मिलते हैं, और इससे हमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इनसे मिलते हैं। एंजाइम जैसे कि अमाइलेज मिलता है, जैसे कि अमाइलेज मिलेगा, और ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड आपको मिलेगा। कहां से मिलेगा? एस्परजिलस से मिलेगा। कहां से मिलेगा? एस्परजिलस से मिलेगा। ठीक है, अच्छा, एक बार हम ईस्ट की बात कर लेते हैं। ईस्ट की बात कर, यहीं पे कर लेते हैं ईस्ट की बात। देखो, ईस्ट जो होती है ये यूनिसेलुलर फंगस होती है, और ये किस में आती है? एस्कोमाइसीड्स में आती है। राइट, जो ईस्ट है ना, ईस्ट है, इसको हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेकरी वाली, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं क्योंकि बेकरी के अंदर ये ब्रेड वगैरह बनाने में, डो बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको ना शराब की इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर इथेनॉल बनाने के लिए यूज किया जाता है। राइट, इसलिए इसको ब्रूअर्स, ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। गॉट इट? अच्छा, इसके अलावा जो ईस्ट होता है, ईस्ट को क्या, देखो ईस्ट के अंदर बहुत सारी स्पीसीज है। जैसे ईस्ट के अंदर आपने नाम सुना होगा, ईस्ट एक ग्रुप का नाम है, और ईस्ट एक सिंगल फंगस नहीं है, ग्रुप का नाम है, और इसके अंदर बहुत सारी फंगस आती है। तो इसी के अंदर, ईस्ट के अंदर एक ग्रुप आता है मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस, जो मोनास्कस परप्यूरियस है उससे हमें स्टेटिन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उससे हमें स्टेटिन्स मिलते हैं। और स्टेटिन्स क्या करते हैं? स्टेटिन्स जो होते हैं उनका काम होता है हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डाउन करना। क्या करना? डाउन करना। ठीक है, आपने नाम सुना होगा एटोर्वास्टेट। ठीक है, एटोर्वास्टेट आपने नाम सुना होगा, जो कि हार्ट पेशेंट्स को यूजुअली दिए जाते हैं। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम कौन सी फंगस की बात कर सकते हैं? हम बात कर सकते हैं न्यूरोस्पोरा एंड जिब्रेला। दो हमारे पास एग्जांपल बची हैं। न्यूरोस्पोरा, देखिए न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है आपको। न्यूरोस्पोरा,
देखिए न्यूरोस्पोरा को हम बोलते हैं ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए पहली बात तो यहाँ पे प्लांट किंगडम कहां से आ गया, हम तो फंगस की बात कर रहे हैं, फंजाई किंगडम की बात कर रहे हैं। भाई जब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था किसने दिया था, कमेंट सेक्शन में बताइए कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था। ठीक है, तो उस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांट किंगडम के अंदर फंगस को रखा गया था, यानी कि फंगस के पास सेल वॉल थी और जिसके पास सेल वॉल थी उसको प्लांट किंगडम में रखा गया था। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम फंगस को प्लांट किंगडम मान रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसको ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला तो फ्रूट फ्लाई का नाम है ना, जिसको जेनेटिक वर्क के लिए टी.एच. मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने यूज किया था। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को चेक करने के लिए कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रॉपर्ली होता है कि नहीं होता, राइट। तो ड्रोसोफिला के साथ देखो मैं सिंपली कहना चाहता हूं कि जैसे एनिमल किंगडम के अंदर हम ड्रोसोफिला को सबसे ज्यादा यूज करते हैं जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए, उसी तरीके से प्लांट किंगडम में हम न्यूरोस्पोरा फंगस को यूज करते हैं किस काम के लिए, किस काम के लिए, जेनेटिक वर्क के लिए, जेनेटिक एंड बायोकेमिकल वर्क के लिए, जेनेटिक एंड बायोकेमिकल वर्क करने के लिए, कोई परफॉर्म करने के लिए हम जैसे ड्रोसोफिला को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ऐसे न्यूरोस्पोरा को प्लांट किंगडम में से यूज किया जाता है। इसीलिए न्यूरोस्पोरा को कहा हमने ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इसको और क्या कहा जाता है, इसको और पिंक ब्रेड मोल्ड है ना, पिंक ब्रेड मोल्ड भी इसे कहा जाता है, पिंक ब्रेड मोल्ड, पिंक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है ड्रोसोफिला का। मोल्ड का मतलब ही फंगस होता है, मोल्ड का मतलब ही फंगस होता है, तो एस्कोमाइसीड सॉरी न्यूरोस्पोरा को पिंक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स कलर। ठीक है, लास्ट एक एग्जांपल है जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई। जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई जो होता है वो भी एस्कोमाइसीड्स में आता है, और याद रखना ये जो है ये आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जिब्रेलिक एसिड जो हार्मोन है, सेकंड हार्मोन ऑक्सीजन के बाद बढ़ते हैं, उसके अंदर भी देखने को मिलेगा जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई, जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई। देखो जो जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई है ये एक फंगस है, कौन सी फंगस है, एस्कोमाइसीड्स है, कौन सी है, एस्कोमाइसीड्स। ये जो है ना ये डिसीज कोज करती है, कौन सी डिसीज कोज करती है, ये बेकन डिसीज कोज करती है, बेकन डिजीज इन राइस। ये राइस के अंदर बेकन डिजीज कोज करती है। इससे होता क्या है कि राइस का जो प्लांट है, जो राइस का प्लांट है, वो राइस का प्लांट ना, वो राइस का प्लांट इलोंगेट होता जाएगा, राइस का प्लांट इलोंगेट होता जाएगा, लेकिन उसके ऊपर राइस नहीं लगेंगे। इसे बोलते हैं फुलिश सीडलिंग डिसीज। गॉट इट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये फंगस होती है ना, इससे एक हार्मोन निकलता है जिब्रेलिक एसिड। ये जिब्रेलिक एसिड का काम होता है इंटरनोड को इलोंगेट करना। क्या करना, इंटरनोड को इलोंगेट करना, इंटरनोड को इलोंगेट करना। ये क्या होता है, ये इसका फंक्शन होता है। गॉट इट। सो दिस इज अबाउट द जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई, राइट। और अब है राइस प्लांट्स के अंदर, राइस सीडलिंग्स के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, दिस इज अबाउट द एस्कोमाइसीड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और क्वेरी कीजिए, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ठीक है, सपोर्ट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करें, हम दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।